हाँ बेटा, तो चलिए आते हैं हम लोग वॉल्यूम एक्सपेंशन, थर्ड पॉइंट पर, वॉल्यूम एक्सपेंशन। तो वॉल्यूम एक्सपेंशन के लिए मान लेते हैं बेटा कि हमारे पास एक क्यूब है, एक मेटेलिक क्यूब हमें दे रखा है। सपोज दैट ये वो मेटेलिक क्यूब है, और इसका इनिशियल वॉल्यूम कंसीडर कर लेते हैं कि V नॉट के बराबर। ठीक, अब इसको हीट अप करना स्टार्ट करते हैं, इसको हीट अप करना स्टार्ट करते हैं। तो मान लेते हैं कि डेल्टा T टेम्परेचर इसका राइज होता है। तो डेल्टा T टेम्परेचर जब राइज होगा तो इसका वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका शेप भी चेंज हो जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो मान लेते हैं कि चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा V के इक्वल आता है। तो डेल्टा V की वैल्यू यहां पर होगी V नॉट गामा डेल्टा T के। डेल्टा V इक्वल टू होगा V नॉट गामा डेल्टा T के इक्वल। V नॉट क्या है? इनिशियल वॉल्यूम। गामा क्या है? गामा यहां पर कहलाता है कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। डेल्टा T चेंज इन टेम्परेचर, वही T फाइनल माइनस T इनिशियल, चेंज इन टेम्परेचर के इक्वल होगा। अच्छा, यहां पर जो गामा की वैल्यू है, गामा उसको हम लिख सकते हैं अल्फा x प्लस अल्फा y प्लस अल्फा z, क्योंकि यहां पर जो वॉल्यूम में एक्सपेंशन हो रहा है वो तीनों डायरेक्शन में एक्सपेंशन होता है। जैसे कि अगर हम यहां कंसीडर कर ले कि ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये z एक्सिस है, तो तीनों डायरेक्शन में बॉडी एक्सपेंड करती है। तो यहां पर अल्फा x अल्फा y अल्फा z, इस तरीके से ये गामा के समेशन के इक्वल होगा, इनका समेशन गामा के इक्वल होगा। अब देखिए, अगर मान लीजिए ये आइसोट्रोपिक बॉडी है, मतलब एक जैसी बॉडी है, यूनिफॉर्म बॉडी, तो एक जैसा इसका एक्सपेंशन भी तीनों दिशाओं में होगा। तो ये अल्फा, ये भी अल्फा और ये भी अल्फा, तो ये फिर 3 अल्फा के इक्वल होगा। तो इसका मतलब गामा की जो वैल्यू होती है वो 3 अल्फा के इक्वल होती है। ठीक है, गामा की वैल्यू 3 अल्फा के इक्वल होती है। अच्छा, यहां पर भी निकाल सकते हैं फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम कितना होगा। तो फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा V अपॉन V नॉट, ये गामा डेल्टा T के इक्वल हो जाएगा। ये आ गया फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम। इसी तरीके से परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम भी पूछा जा सकता है, परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम। तो परसेंटेज में डेल्टा V अपॉन V नॉट इंटू 100, ये वैल्यू गामा डेल्टा T इंटू 100 के इक्वल हो जाएगी। ठीक, अगर यहां पर पूछते हैं फाइनल वॉल्यूम कितना होगा, तो फाइनल वॉल्यूम यानी कि V फाइनल की वैल्यू इनिशियल वॉल्यूम प्लस चेंज इन वॉल्यूम के इक्वल हो जाएगी। तो इसको लिख सकते हैं V नॉट प्लस V नॉट गामा डेल्टा T, यानी कि ये बन जाएगा V नॉट 1 प्लस गामा डेल्टा T। ठीक है, तो फाइनल वॉल्यूम की वैल्यू आ जाती है V नॉट 1 प्लस गामा डेल्टा T के। क्लियर बेटा? तो ये था वॉल्यूम एक्सपेंशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, हम लोगों ने जो कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन जो थे अल्फा बीटा गामा, इन तीनों में रिलेशन देखा कि बीटा की वैल्यू 2 अल्फा के इक्वल होती है और गामा की वैल्यू 3 अल्फा के इक्वल होती है। तो यहां से हम बीटा और गामा में भी रिलेशन बना सकते हैं। इन दोनों को डिवाइड कर दो तो बीटा अपॉन गामा इज इक्वल टू 2/3 के इक्वल है। ठीक है, तो ये बीटा गामा में रिलेशन मिल जाएगा। बात समझ आई बेटा? अच्छा, अब देखिए, कुछ ऐसी मेटल्स होती हैं जिनका अल्फा हम लोगों को याद कर लेना है, जो आगे भी हमारे काम आएगा। ये 0.1 और इसको 0.2 करके लिख लीजिए। ठीक है, कुछ मेटल्स हैं, उनके अल्फा मैं लिखने जा रहा हूं। अल्फा ऑफ स्टील, ये वैल्यू 1.2 इंटू 10 टू द पावर -5 पर डिग्री सेल्सियस के इक्वल होती है। इसी तरीके से अल्फा ऑफ कॉपर,
ये वैल्यू 1.7 into 10 to the power minus 5 पर डिग्री सेल्सियस के ऊपर होती है। इसी तरीके से अल्फा ऑफ ब्रास, ये वैल्यू 2.0 into 10 to the power minus 5 पर डिग्री सेल्सियस के ऊपर। इसी तरीके से अल्फा ऑफ एल्यूमिनियम, ये 2.4 into 10 to the power minus 5 पर डिग्री सेल्सियस के ऊपर। ठीक है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है जो मैंने यहाँ पर लिख रखा है। ठीक, इसको आपको याद कर लेना, इंपॉर्टेंट। इसको याद करने के लिए एक ट्रिक मैं आपको बता दे रहा हूं। एक वर्ड आप याद रखो, स्टीकोब्राल। स्टीकोब्राल, तो इसमें स्टी मतलब स्टील, को मतलब कॉपर, Br मतलब ब्रास, Al मतलब एल्यूमिनियम। ठीक, ये सीक्वेंस है इंक्रीजिंग अल्फा के ऑर्डर का। ठीक, इसको याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। एक क्वेश्चन करते हैं बेटा। एक क्वेश्चन करते हैं। देखो दे रखा है कि स्टील का व्हील है, स्टील व्हील दे रखा और यहां पर एक स्टील का शैफ्ट है। ठीक, इस स्टील के व्हील को स्टील शैफ्ट के ऊपर फिट करना है। ठीक, ये स्टील का शेफ दे रखा है, इसके ऊपर स्टील व्हील को इसके ऊपर फिट करना है, या ऐसा भी हो सकता है स्टील शेफ्ट को इसके ऊपर फिट करना। देखो क्या कह रहे हैं इसमें, कहते हैं स्टील व्हील इज टू बी फिटेड ऑन ए स्टील शेफ्ट। इस स्टील व्हील को स्टील शेफ्ट के ऊपर फिट करना है। तो कह रहे थे आउटर डायमीटर ऑफ स्टील शेफ्ट इज 8.7 सेंटीमीटर। स्टील शेफ्ट का जो आउटर डायमीटर है, यानी इसका डाया, वो दे रखा है 8.7 सेंटीमीटर। और डायमीटर ऑफ सेंट्रल होल ऑफ स्टील व्हील, व्हील का डायमीटर दे रखा है, ये दे रखा है 8.69 और ये सब दे रखा है 27 डिग्री सेल्सियस। अब उसके बाद कहते हैं टू व्हाट टेम्परेचर द शैफ्ट बी कूल्ड। शैफ्ट को कितना कूल करें। ठीक, कहते हैं टू व्हाट टेम्परेचर shaft be cooled so that it fit on wheel। ठीक, स्टील शेफ्ट को कह रहे हैं कि कितना कूल करें जिससे कि ये इसके ऊपर फिट हो जाए, ये निकालना है। और अल्फा ऑफ स्टील दे रखा है 1.2 into 10 to the power minus 5 पर डिग्री सेल्सियस। ठीक, ये गिवन। ठीक है, तो कह रहे हैं इसको कितना कूल करें, यानी इसका फाइनल टेम्परेचर निकालना है। इनिशियल कितना हो जाएगा 27, फाइनल वाला इसका टेम्परेचर निकालना है कि कितना कूल करें जिससे कि ये इसके ऊपर फिट हो जाए। तो अब शैफ्ट के लिए हम इक्वेशन यूज करेंगे फॉर शैफ्ट। ठीक है, तो यहां पर देखो डायमीटर चेंज कर रहा है। डायमीटर क्या होती है, लीनियर डायमेंशन होती है, वो चेंज करेगी। तो देखो उसके लिए हम इक्वेशन लिख सकते हैं डेल्टा डी इज इक्वल टू डी नॉट अल्फा डेल्टा टी। डेल्टा डी चेंज इन डायमीटर, डी नॉट इनिशियल डायमीटर, अल्फा कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, डेल्टा टी चेंज इन टेंपरेचर। डेल्टा डी इसको हम लिख सकते हैं डी फाइनल माइनस डी इनिशियल इक्वल टू डी नॉट मतलब डी इनिशियल अल्फा डेल्टा टी। डेल्टा टी को लिख दीजिए टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। अब वैल्यू पुट अप कर देते हैं। देखो टी फाइनल यानी कि इसका डायमीटर कितना बनाना है हमको, इतना।
8.69 माइनस डी इनिशियल, मतलब इसका टाइम इंटर इनिशियल कितना है 8.7 इक्वल टू डी इनिशियल 8.7 इनटू अल्फा की वैल्यू 1.2 इनटू 10 टू द पावर -5 टी फाइनल, फाइनल वाला टेम्परेचर ये निकालना है हमें, और माइनस टी इनिशियल, तो इनिशियल वाला टेम्परेचर 27। ठीक है बेटा, अब इसको सॉल्व करेंगे, टी फाइनल वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो जब सॉल्व करते हैं बेटा तो ये आता है -68.8 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर बेटा, समझ आया सबको? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट है बाई मेटेलिक स्ट्रिप। ये क्या होती है, इसका भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बाई मेटेलिक स्ट्रिप। ठीक, बाई मेटेलिक स्ट्रिप का मतलब कि दो ऐसी स्ट्रिप जिनको आपस में जोड़ दिया जाए तो ऐसा जो सिस्टम होता है वो बाई मेटेलिक स्ट्रिप बन जाता है। तो जैसे दो स्ट्रिप है हमारे पास, उनको इस तरीके से एक दूसरे से जोड़ दिया गया है, ठीक, बीच में वेल्ड कर दिया गया है। ये स्ट्रिप ए और ये स्ट्रिप बी। मान लेते हैं इसका कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन α1, इसका कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन α2 के बराबर, और हमें गिवन है कि α1 ग्रेटर देन α2। ठीक है, ये गिवन है। ये वाली मेटल का कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इससे ज्यादा है। जब इससे ज्यादा होगा, अब उसके बाद इसको हम हीट अप करते हैं, हीट करके इसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं। तो जब इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, इनका एक्सपेंशन होगा। लेकिन ये दोनों आपस में जुड़ी हुई हैं, तो अब जो α1 वाली मेटल है इसका एक्सपेंशन ज्यादा होगा। तो जब इसका एक्सपेंशन ज्यादा होगा तो, और इसके साथ ये जुड़ी हुई भी है, तो ये क्या करेगी, इसके ऊपर ओवरलैप होने की कोशिश करेगी। मतलब इसका जो शेप होगा वो कुछ यूं होना शुरू हो जाए, यानी जिसका अल्फा कम है उधर की तरफ कॉन्केव टाइप का सरफेस बनना शुरू हो जाएगा। तो इसका जो शेप होगा वो कुछ इस टाइप का कन्वर्ट हो जाएगा। ये α1 वाली मेटल, ये α2 वाली मेटल, इस टाइप का इसका शेप हो जाएगा। ठीक है, हीट करने पर। और अगर मान लीजिए इसी को अगर हम कूल करें, तो कूल करने पर क्या होगा, इसी को अगर हम कूल करते हैं यानी कि कूलिंग, तो कूलिंग करने पर जस्ट उल्टा इफेक्ट होगा। कूल करने पर क्या होगा, ये जो मेटल है वो डिक्रीज करेंगी, इनकी लेंथ डिक्रीज करेगी। लेकिन जिसका अल्फा ज्यादा है वो ज्यादा डिक्रीज करेगी, और जिसका अल्फा कम है वो कम डिक्रीज करेगी। तो ज्यादा डिक्रीज कौन वाली हो जाएगी, ये ए वाली हो जाएगी। तो जब ए वाली ज्यादा डिक्रीज करेगी तो इसका जस्ट उल्टा शेप इधर बनने लगेगा, यानी कि कुछ ऐसा हो जाएगा। ये α1 वाली मेटल, ये α2 वाली मेटल, अब उसका जस्ट उल्टा शेप बनेगा। ठीक है, क्लियर बेटा सबको? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन करते हैं इसका। एक बाइमेटेलिक स्ट्रिप दे रखी है, इसमें इधर ब्रास है और इधर एल्यूमिनियम। ठीक, और कहते हैं इसको हीट अप करते हैं। तो पूछ रहे हैं इसका शेप कैसा हो जाएगा, मतलब इधर की तरफ कॉनकेव होगा कि उधर की तरफ कॉनकेव होगा, ये बता। अब इसमें देखो, जो अल्फा ब्रास होगा वो कम होगा अल्फा एल्युमिनियम से, एल्युमिनियम का अल्फा ज्यादा है। ठीक, अल्फा ऑफ ब्रास लेस होगा अल्फा ऑफ एल्युमिनियम से, उसका अल्फा ज्यादा, इसका अल्फा ज्यादा। तो जब हीटअप करेंगे तो ये वाली मेटल ज्यादा बढ़ेगी और ये बढ़ेगी ज्यादा, तो इधर की तरफ कॉनकेव होगा। तो कैसा शेप हो जाएगा, यूं।
इस तरीके का शेप होता है। क्लियर हुआ बेटा? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं थर्मल स्ट्रेस पर। थर्मल स्ट्रेस क्या होता है? ठीक, सपोज कर लीजिए एक रॉड है और इस रॉड को हमने दो दीवारों के बीच में फिक्स्ड कर रखा। ठीक, ये एक मेटेलिक रॉड है, इसको दो दीवारों के बीच में ऐसे फिक्स्ड कर रखा है। अब इसका टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं, डेल्टा टी टेम्परेचर राइज करते हैं, इनिशियल लेंथ मान लेते हैं नॉट की है। जब इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये एक्सपेंड होना चाहिए, लेकिन दोनों एंड्स पर ये फिक्स्ड है तो एक्सपेंड नहीं हो पाए। तो ये क्या करेगी, इन दोनों एंड्स पर फोर्स क्रिएट करेगी, बाहर की तरफ फोर्स लगाएगी। तो बाहर की तरफ इस तरीके से ये रॉड एक फोर्स लगा रही है। और अगर मान लें कि इस रॉड का क्रॉस सेक्शन एरिया ए का है, तो यही फोर्स पर यूनिट एरिया यहां पर थर्मल स्ट्रेस की वैल्यू कहलाएगी। इसको कहेंगे थर्मल स्ट्रेस। तो थर्मल स्ट्रेस की वैल्यू होगी F/A के। ठीक, ये कितना होगा इसको कैलकुलेट करते हैं। देखिए, जब हम इसको एक्सपेंड कराने के लिए टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो डेल्टा एल की वैल्यू एल नॉट अल्फा डेल्टा टी के इक्वल होगी। यहां से अगर हम इसका रेशियो निकालें डेल्टा एल बाई एल नॉट, तो ये किसकी वैल्यू आएगी, स्ट्रेन की वैल्यू। इसको बोलेंगे थर्मल स्ट्रेन डेल्टा एल बाई एल नॉट। ये वैल्यू अल्फा डेल्टा टी के इक्वल होगी। ठीक है, फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ा था, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स में जो स्ट्रेन की वैल्यू होती है वो डेल्टा एल बाई एल के इक्वल होती है, अल्फा डेल्टा टी के इक्वल हो जाएगा। और एक चीज और पढ़ी थी कि जो y की वैल्यू होती है वो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन के इक्वल होती है। ठीक, तो यहां से स्ट्रेस इक्वल टू y इनटू स्ट्रेन के इक्वल हो जाएगा। तो थर्मल स्ट्रेन यहां डेवलप हो रहा है तो उसी के अकॉर्डिंग थर्मल स्ट्रेस भी बनेगा। तो जो थर्मल स्ट्रेस होगा उसको हम y इनटू थर्मल स्ट्रेन के इक्वल लिख सकते हैं यहां से। तो y इनटू थर्मल स्ट्रेन की वैल्यू कितनी है, डेल्टा एल बाई एल नॉट, ये अल्फा डेल्टा टी के इक्वल है। तो थर्मल स्ट्रेस की वैल्यू हमारे पास आ गई y अल्फा डेल्टा टी के इक्वल। और यहीं से अगर हमसे पूछ लिया जाए कि थर्मल फोर्स कितना क्रिएट हो रहा होगा दीवारों के ऊपर, वॉल्स के ऊपर, तो थर्मल फोर्स F, ये वैल्यू y a अल्फा डेल्टा टी के इक्वल है। ठीक, ऐसे थर्मल फोर्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था बेटा थर्मल स्ट्रेस और थर्मल फोर्स। क्लियर हुआ बेटा सबको? ओके, चलिए एक क्वेश्चन करते हैं इसका तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए, कहते हैं एक रॉड दे रखी है जिसकी लंबाई 1 मीटर के इक्वल है और इसको दो एंड्स के बीच में फिक्स्ड कर रखा है। इनिशियल टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक, और उसके बाद क्या कहते हैं कि इसको कूल करते हैं, कूल टू -39 डिग्री सेल्सियस। -39 डिग्री सेल्सियस तक इसको कूल करते हैं। तो पूछ रहे हैं कि इसमें थर्मल टेंशन कितना डेवलप्ड होगा। ठीक है, टेंशन इन रॉड फाइंड आउट। तो टेंशन इन रॉड फाइंड आउट करना है, इसका मतलब क्या फाइंड आउट करना है ना, थर्मल फोर्स फाइंड आउट करना है ना, अल्फा ऑफ। और ये जो रॉड है वो ब्रास की बनी है, तो अल्फा ऑफ ब्रास में दे रखा है, इसमें दिया हुआ है ब्रास का स्टील होगा क्योंकि स्टील का दे रखा है, स्टील कर लेते हैं इसको, स्टील की मान लेते हैं रॉड 1.2 into 10 to the power -5 दे रखा है। ठीक है, और इसका यंग्स मॉडुलस दिया हुआ है 0.91 into 10 to the power 11, y is equal to 0.91 into 10 to the power 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसका यूनिट होता है पर डिग्री सेल्सियस। ठीक, तो सॉल्व करना है हमको थर्मल
फोर्स टेंशन निकालना है, तो थर्मल फोर्स F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, YA अल्फा डेल्टा T। वैल्यू पुट अप कर देते हैं, Y की वैल्यू हो गई 0.91 into 10 to the power 11। A मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया इसका, तो पाई r स्क्वायर हो जाएगा। R रेडियस, हाँ रेडियस इसका डायमीटर दे रखा है कि 2 mm है, डाया जो है वो 2 मिलीमीटर है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 1 मिलीमीटर, मिलीमीटर को मीटर में बदल लेंगे, इनटू अल्फा, अल्फा दे रखा है इसका 1.2 into 10 to the power -5, और डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर, टी फाइनल -39 माइनस टी इनिशियल 27। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा, तो ये आता है 226.30 लीटर। ठीक है, माइनस साइन यहाँ केवल ये शो कर रहा है कि जब कूल करेंगे तो ये जो रॉड है उसमें खिंचाव हो रहा होगा ऐसे अंदर की तरफ, तो ये अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है, इस वजह से फोर्स की वैल्यू नेगेटिव आ रही है। ठीक है, बाकी मैग्नीट्यूड यही रहेगा। बात समझ आई बेटा? ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम क्लॉक। जो पेंडुलम वाली क्लॉक होती है उसके टाइम पीरियड पर टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ता है। पेंडुलम वाली क्लॉक में देखा होगा आपने, ऐसे एक पेंडुलम लगा होता है ना, वो ऐसे ऐसे चलता रहता है। तो ये जो पेंडुलम है, ये जो इसका ये पोर्शन होता है, जो लेंथ होती है, ये मेटल की बनी हुई है, कोई मेटल होगी, ठीक है, वायर हो सकता है मेटल का बना हुआ, तो ये इसकी लंबाई टेम्परेचर के साथ चेंज करेगी, तो टाइम पीरियड भी टेम्परेचर के साथ चेंज करेगा। इसका टाइम पीरियड होता है t = 2 पाई √L/g। ठीक है, अब जैसे सपोज दैट यहां का टेम्परेचर हम इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर बढ़ा दिया, इंक्रीज कर दिया, तो टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो मेटल की लेंथ क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, वायर की लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। तो मान लेते हैं टाइम पीरियड t डैश हो जाता है, तो t डैश की वैल्यू 2 पाई √L/g के इक्वल हो जाएगी। ठीक, अब क्या करो कि ये t डैश को t में डिवाइड कर दो, मतलब t डैश अपॉन t ये निकालो, तो √L/L, L डैश को लिख सकते हैं L1 + अल्फा डेल्टा थीटा, डेल्टा थीटा यहाँ राइज इन टेम्परेचर, ठीक, डेल्टा थीटा राइज इन टेम्परेचर मान लेते हैं, या चेंज इन टेम्परेचर। ठीक, इसके बराबर हो जाएगा, L से L कैंसिल, तो ये बन गया 1 + अल्फा डेल्टा थीटा की पावर 1/2। अब ये अल्फा बहुत शॉर्ट होता है, तो यहाँ पर हम बाइनोमियल एक्सटेंशन का यूज कर लेंगे, तो t डैश अपॉन t = आ जाएगा 1 + 1/2 अल्फा डेल्टा थीटा। ठीक है, इस 1 को इधर ले आए तो t डैश माइनस t अपॉन t = हाफ अल्फा डेल्टा थीटा, यानी यहां से लिख सकते हैं डेल्टा t अपॉन t = हाफ अल्फा डेल्टा थीटा। ये फ्रैक्शनल चेंज इन टाइम आ गया जो घड़ी में आएगा टेम्परेचर बढ़ाने पर। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा t = हाफ अल्फा डेल्टा थीटा इनटू t। तो ये फॉर्मूला आपको फाइनली याद कर लेना है। इसके डेल्टा टी क्या है, चेंज इन टाइम, ठीक, ये है चेंज इन टाइम, टाइम में चेंज। ठीक, अल्फा वही कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इसका होगा, इसकी मेटल का, डेल्टा थीटा चेंज इन टेम्परेचर, और टी वो टाइम जितने टाइम में ये चेंज इन टाइम निकालना है। ठीक है, वो अलग है। अच्छा, जो चेंज इन टाइम होगा इसमें उतना टाइम या तो उस क्लॉक में लॉस हो जाएगा या गेन हो जाएगा।
ठीक है, तो एक्चुअल में ये जो चेंज इन टाइम होगा यही लॉस इन टाइम या गेन इन टाइम के बराबर होगा। ठीक है, इसी को हम कह सकते हैं लॉस और गेन इन टाइम। लॉस और गेन क्यों कह रहे हैं इसमें? लॉस और गेन इसलिए कि ये कभी घड़ी फास्ट हो जाएगी तो गेन इन टाइम हो रहा होगा, और कभी स्लो हो जाएगी टेम्परेचर चेंज होने की वजह से तो वो लॉस इन टाइम हो रहा होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि समर में घड़ी का टाइम पीरियड कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, इन समर तो समर में क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा। तो टेम्परेचर अगर इंक्रीज करेगा तो टाइम पीरियड भी क्या होगा, बढ़ जाएगा, है ना। लेंथ बढ़ी, टेम्परेचर बढ़ा तो लेंथ बढ़ी, लेंथ बढ़ा तो टाइम पीरियड बढ़ा। टाइम पीरियड बढ़ गया तो इसका मतलब क्या होगा, समझो। टाइम पीरियड बढ़ने का मतलब कि पहले जितने टाइम में चक्कर लग रहा था अब उससे ज्यादा देर में चक्कर लगेगा। तो यानी कि घड़ी क्या होगी, स्लो हो जाएगी, धीरे धीरे चल रही होगी। तो क्लॉक क्या होगी, स्लो हो जाएगी। और क्लॉक अगर स्लो हो जाएगी तो क्या होगा, लॉस इन टाइम आएगा, यानी कि लॉस इन टाइम। उसी तरीके से अगर विंटर का समय है, इन विंटर, तो विंटर के समय में टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज करेगा। और टेम्परेचर अगर डिक्रीज हुआ तो लेंथ कम हो जाएगी, और लेंथ कम हुई तो टाइम पीरियड कम हो जाएगा। अगर टाइम पीरियड कम हो गया तो अब जो चक्कर लग रहा होगा वो जल्दी जल्दी लग रहा होगा, तो घड़ी फास्ट हो जाएगी। जब जल्दी जल्दी चक्कर लगेंगे तो घड़ी फास्ट हो जाएगी। ठीक है, तो क्लॉक बिकम फास्ट, घड़ी फास्ट हो जाएगी। तो यहां पर फिर गेन इन टाइम आएगा, घड़ी फास्ट हो जाएगी तो गेन इन टाइम। क्लियर बेटा? चलिए आगे बढ़ते हैं। इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं। देखो, कहते हैं ये पेंडुलम क्लॉक है और ये जिस मेटल का बना हुआ है पेंडुलम उसका अल्फा स्टील का बना हुआ है, अल्फा ऑफ स्टील दे रखा है 1.2 into 10 to the power -5 पर डिग्री सेल्सियस। और ये घड़ी जो है वो करेक्ट टाइम 20 डिग्री सेल्सियस पर रीड करती है। रीड करेक्ट टाइम एट 20 डिग्री 20 डिग्री सेल्सियस पर ये घड़ी करेक्ट टाइम रीड करती है। तो अब पूछ रहे हैं बेटा कि एट 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा दिया 40 डिग्री सेल्सियस, तो 40 डिग्री सेल्सियस पर पूछ रहे हैं फाइंड लॉस्ट और गेन इन टाइम इन 24 आवर। 24 घंटे में 40 डिग्री सेल्सियस पर कितना गेन या लॉस इन टाइम हो जाएगा इस घड़ी में, ये फाइंड आउट करना। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गया बेटा? चलिए सॉल्व करते हैं। हमारे पास फॉर्मूला है डेल्टा टी इज इक्वल टू हाफ अल्फा डेल्टा थीटा इनटू टी। डेल्टा टी चेंज इन टाइम या लॉस इन टाइम या गेन इन टाइम कितना होगा ये निकालना है। हाफ अल्फा की वैल्यू हो गई 1.2 into 10 to the power -5। डेल्टा थीटा चेंज इन टेम्परेचर, तो ये होगा थीटा फाइनल माइनस थीटा इनिशियल। डेल्टा थीटा की जो वैल्यू होगी इसको थीटा फाइनल माइनस थीटा इनिशियल ऐसे रखेंगे। तो थीटा फाइनल वाला टेम्परेचर हो गया 40 माइनस इनिशियल वाला टेम्परेचर हो गया 20, और टी ये वो टाइम जितने टाइम में ये चेंज इन टाइम निकलना है तो वो 24 आवर दे रखा है। तो 24 आवर में कितने सेकंड होंगे, तो 24 into 3600। एक घंटे में 1 आवर में 3600 सेकंड होते हैं, तो 24 आवर में 24 into 3600। और बस इसको सॉल्व कर लेना है। जब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये आता है 10.4 सेकंड की। तो टाइम की वैल्यू आ जाएगी 10.4 सेकंड। अब बेटा ये बताओ इतना गेन इन टाइम होगा कि लॉस इन टाइम होगा? टेम्परेचर क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं,
तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो लेंथ बढ़ेगी, लेंथ बढ़ेगी तो टाइम पीरियड बढ़ेगा, और टाइम पीरियड अगर बढ़ गया तो टाइम पीरियड ज्यादा हो गया तो घड़ी धीरे धीरे चल रही होगी, स्लो हो जाएगी, तो इतना क्या होगा, लॉस इन टाइम होगा, लॉस इन टाइम। क्लियर बेटा? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। अब हम लोग देखेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मेजरिंग स्केल, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मेजरिंग स्केल। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि एक स्केल है हमारे पास और ये स्टील का बना हुआ है, ये स्टील की मेटल का बना हुआ है, ठीक। और ये स्केल मान लीजिए इनिशियल टेम्परेचर टीआई पर बनाया जाता है और इससे हम किसी नॉन मेटल ऑब्जेक्ट को मेजर करते हैं। मतलब सपोज दैट वुडन का बना हुआ है, उसको हम मेजर करते हैं। तो इनिशियल टेम्परेचर पर जिस पर इसको बनाया गया है उस टेम्परेचर पर ये इसकी करेक्ट रीडिंग देगा, ठीक। उस करेक्ट रीडिंग को हम ट्रू वैल्यू बोलते हैं, ठीक है, ट्रू वैल्यू, ठीक है। ये इसको शॉर्ट में ऐसे टीवी से डिनोट कर देते हैं। ये कब होगी, एट टी इनिशियल, ठीक, इनिशियल टेम्परेचर पर ट्रू वैल्यू। उसके बाद अब इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं, सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है वो चेंज कर देते हैं। अब ये स्टील का जो स्केल है ये मेटल का बना हुआ है, तो इसका जब हम टेम्परेचर चेंज करेंगे यानी कि सराउंडिंग का टेम्परेचर चेंज करेंगे तो इसमें जो ये रीडिंग बनी हुई है ना, जो डिजिट्स बने हुए हैं, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो भी चेंज हो जाएगी। अगर मान लीजिए टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं तो स्केल का क्या होगा, एक्सपेंशन होगा, और एक्सपेंशन होगा तो इनके जो डिजिट्स बने हुए हैं वो दूर दूर हो जाएंगे। तो अब अगर इसी ऑब्जेक्ट को उसको मेजर करेंगे तो अब पहले से कम रीडिंग दे रहा होगा, ठीक है, डिजिट दूर दूर हो जाएंगे तो कम रीडिंग आएगी इसकी। उसी तरीके से अगर मान लीजिए टेम्परेचर को डिक्रीज कर देते हैं सराउंडिंग का, तो ये जो स्केल है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, इसकी लेंथ कम हो जाएगी, तो इसके जो डिजिट्स हैं वो भी बहुत पास पास आ जाएंगे। तो अब जब इस ऑब्जेक्ट को हम मेजर करेंगे उसी स्केल से तो ज्यादा रीडिंग बता रहा होगा, ठीक है, जो ओरिजिनल रीडिंग होगी उससे ज्यादा रीडिंग बता रहा होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को ट्विस्ट करके पूछा जा सकता है। तो जब फाइनल वाले टेम्परेचर पर इसको मेजर करेंगे तो उस टाइम जो वैल्यू मेजर होती है उसको बोलते हैं स्केल रीडिंग, ठीक है, उसको बोलते हैं स्केल रीडिंग, स्केल रीडिंग। ये वैल्यू होगी एट टी फाइनल, फाइनल टेम्परेचर पर जो स्केल से रीड होगा वो कहलाएगा स्केल रीडिंग। अब ये स्केल रीडिंग, ट्रू वैल्यू, इनमें आपस में एक रिलेशन होता है। मान लीजिए ये स्टील स्केल जिस मेटल का बना हुआ है उसका कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा के इक्वल, तो यहां पर एक फार्मूला बनता है जो आपको याद कर लेना है। ट्रू वैल्यू इज इक्वल टू स्केल रीडिंग ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा या डेल्टा टी, मतलब टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। ये फॉर्मूला आपको याद करना, इस फॉर्मूले से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ज्यादातर ऐसा दे रखा होगा कि जो स्केल होगा वो मेटल का होगा और उससे जो ऑब्जेक्ट मेजर कर रहे होंगे वो नॉन मेटल का होगा, तो ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं इसका, तो उससे और क्लियर होगा। देखिए कहते हैं एक मीटर स्केल है जो स्टील का बना हुआ है, ये एक स्केल है और ये स्टील का बना है, ठीक है। स्टील का अल्फा दे रखा है 1.2 into 10 to the power -5 पर डिग्री सेल्सियस के ऊपर, ठीक। इससे एक ऑब्जेक्ट को मेजर करते हैं। अच्छा, ये जो स्टील का स्केल है कह रहे हैं इसको 20 डिग्री सेल्सियस पर बनाया गया है, मतलब इनिशियल वाला टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। या फिर इसको ऐसे भी कहा जाता है कि इसका कैलिब्रेटेड टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है, इनिशियल वाला टेम्परेचर ही कैलिब्रेटेड टेम्परेचर भी कहलाता है,
कैलिब्रेटेड टेम्परेचर भी कहते हैं। ठीक है, कभी कभी ऐसी लैंग्वेज भी मिल सकती है, कैलिब्रेटेड टेम्परेचर। फिर उसके बाद कह रहे हैं इस स्केल से जब एक ऑब्जेक्ट को मेजर करते हैं तो मेजर्ड वैल्यू 25 सेंटीमीटर मिलती है एट 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस पर जब इस स्केल से मेजर करते हैं तो वैल्यू मिलती है 25 सेंटीमीटर। ठीक, तो पूछ रहे हैं फाइंड रियल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। फाइंड करना है रियल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की रियल लेंथ फाइंड आउट करनी है, मतलब आपको फाइंड आउट करना है बेटा ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो फॉर्मूला लगा देंगे, ट्रू वैल्यू इज इक्वल टू स्केल रीडिंग ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा थीटा फाइनल माइनस थीटा इनिशियल या टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, जैसा आप यूज करना चाहो। ट्रू वैल्यू निकालनी है, स्केल रीडिंग हो जाएगी 25, 1 प्लस अल्फा की वैल्यू दे रखी है 1.2 into 10 to the power -5। फाइनल वाला टेम्परेचर कितना हो गया 0 माइनस इनिशियल वाला टेम्परेचर कितना है 20। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे इसको। जब सॉल्व करते हैं तो ये आता है बेटा 24.9 सेंटीमीटर। ठीक, इतना ये वेट करेगा। क्लियर बेटा? ओके, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कंपनसेटेड एक्सपेंशन। ठीक, ये भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन बनता है, पूछा जा सकता है बेटा। हाँ, और बेटा बाद में पूछ लेना। कंपनसेटेड एक्सपेंशन। कंपनसेटेड एक्सपेंशन क्या होता है? तो देखो बेटा, मान लो कि जैसे दो रॉड्स दे रखी, दो रॉड्स ये दे रखी, ठीक, अलग अलग मेटल की है। इसका कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा 1 का, इसका अल्फा 2 का है, इसकी लंबाई L1 की, इसकी लंबाई L2 की। ठीक, और इन दोनों रॉड्स की लेंथ का डिफरेंस डेल्टा L के बराबर है, यानी डेल्टा L की वैल्यू L2 माइनस L1 के इक्वल हो जाएगा। अब सपोज दैट इसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं, टेम्परेचर बढ़ा भी सकते हैं दोनों का टेम्परेचर घटा भी सकते हैं। सेम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, सेम घटाएंगे। तो उस कंडीशन में अगर इन दोनों लेंथ का डिफरेंस, फाइनल टेम्परेचर की कंडीशन में इन दोनों लेंथ का डिफरेंस अब भी अगर वही आता है जितना पहले था, यानी कि इनकी लेंथ का डिफरेंस टेम्परेचर के साथ अगर कांस्टेंट रहता है, तो ये कंडीशन कहलाती है कंपनसेटेड एक्सपेंशन। मतलब L2 माइनस L1 की ये जो वैल्यू होगी ये कांस्टेंट होगी एट ऑल टेम्परेचर। ठीक है, तो इस कंडीशन को बोलते हैं कंपनसेटेड एक्सपेंशन। इस कंडीशन को बोलेंगे कंपनसेटेड एक्सपेंशन। तो ये कंडीशन अचीव कैसे होगी, ध्यान से देखिए कि अगर मान लीजिए दोनों का टेम्परेचर सपोज दैट हम बढ़ाते हैं, तो ऊपर वाली रॉड में डेल्टा L1 लेंथ इंक्रीज करती है, नीचे वाली रॉड में डेल्टा L2 लेंथ इंक्रीज करती है। तो अगर मान लीजिए जितना डेल्टा L1 बढ़ा है उतना ही दूसरी रॉड में डेल्टा L2 बढ़े, तो फाइनल लेंथ का डिफरेंस अगर हम फिर निकालेंगे तो वही आ जाएगा जितना पहले आया। तो इसका मतलब कि यहां क्या कंडीशन फॉलो हो रही है, डेल्टा L1 की वैल्यू डेल्टा L2 के इक्वल। डेल्टा L1 कितने के बराबर होगा, L1 अल्फा 1 डेल्टा T। इसी तरीके से डेल्टा L2 अल्फा 2 डेल्टा T के इक्वल होगा। डेल्टा T से डेल्टा T कैंसिल, तो देखो ये बन जाएगा L1 अल्फा 1 इज इक्वल टू L2 अल्फा 2। ये कंडीशन यहां पर सैटिस्फाई है, यानी यहां से हम कह सकते हैं कि L अल्फा इज इक्वल टू कांस्टेंट के इक्वल होगा। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट बात यही पता चलती है कि अल्फा प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन L या L इज इक्वल टू L प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन अल्फा के इक्वल होगा। तो अल्फा क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। अब ध्यान से देखो, जिस मेटल का अल्फा ज्यादा होगा
उसकी लेंथ क्या होगी, कम होनी चाहिए, है ना, तभी इनका मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट रह पाएगा। ठीक है, तो जिसका देखो जो लेंथ ज्यादा है उसका अल्फा कम होगा, यानी अल्फा 2 यहां पर कम होगा अल्फा 1 से। ऐसी कंडीशन जब सेटिस्फाई हो रही होगी तो दोनों रॉड्स का जो डिफरेंस है वो टेंपरेचर के साथ चेंज नहीं करेगा। बात समझ आई बेटा? ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन करते हैं इसका। देखिए हमको दो रॉड्स दे रखी है, एक L1 लेंथ की है और एक L2 लेंथ की, और इन दोनों की लेंथ का डिफरेंस डेल्टा L, L2 माइनस L1, ये हमको 0.1 मीटर दे रखा है। इन दोनों लेंथ का डिफरेंस हमको 0.1 मीटर दे रखा है। अब कहते हैं इसमें एक जो रॉड है वो ब्रास की है, दूसरी Fe की है। तो अल्फा ऑफ Fe हमको दे रखा है 1.2 into 10 to the power minus 5 पर डिग्री सेल्सियस, और एक अल्फा ऑफ ब्रास दे रखा 1.7 into 10 to the power minus 5 पर डिग्री सेल्सियस। ठीक, दो रॉड्स दे रखी, एक Fe की है, एक ब्रास की है। ठीक है, तो पूछ रहे हैं कि इन दोनों रॉड्स की इनिशियल लंबाई कितनी है, फाइंड करना है L1 एंड L2, L1 और L2 दोनों का फाइंड आउट करना। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गया बेटा? चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो एक इक्वेशन तो देखो हमें ये मिल जाएगी L2 माइनस L1 इज इक्वल टू 0.1। ठीक, दूसरी इक्वेशन कहां से मिलेगी? दूसरी इक्वेशन हमने अभी कंपनसेटेड एक्सटेंशन की निकाली कि L1 अल्फा 1 की वैल्यू L2 अल्फा 2 की। अब इसमें ध्यान से देखो, ये L2 वाली लेंथ ज्यादा है, बड़ी है, तो ये लेंथ ज्यादा हुई तो इसका अल्फा क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो इसका अल्फा अगर कम होगा तो अल्फा कम किसका है, देखो इन दोनों में Fe का, तो इसका मतलब सेकंड वाली रॉड Fe वाली होगी और ये वाली रॉड ब्रास की होगी। ठीक है, क्लियर हो गया? तो L1 into अल्फा 1 की वैल्यू, ब्रास की वैल्यू 1.7 into 10 to the power minus 5 is equal to L2 into अल्फा 2 की वैल्यू हो जाएगी 1.2 into 10 to the power minus 5। ठीक, 10 power minus 5 जो कैंसिल हो जाएगा, यहां से L1 by L2 की वैल्यू आ जाएगी 12 by 17, या कह सकते हो L1 is equal to 12 L2 by 17, ये हो जाएगा। अब इस L1 की वैल्यू को क्या करो, यहां पर पुट अप करो, तो पूरी इक्वेशन L1 में बन जाएगी, तो यहां से L1 निकल आएगा। तो देखो क्या निकलेगा, L2 माइनस L1 की वैल्यू 12 L2 अपॉन 17 इज इक्वल टू 0.1। ठीक है, तो ये देखो बन जाएगा बेटा 5 L2 by 17 इक्वल टू 0.1, तो L2 इज इक्वल टू 1.7 by 5, तो ये आ जाएगा 0.34 मीटर। ठीक, ये L2 की वैल्यू आ गई। अब L1 की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो L1 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं L2 माइनस 0.1, L2 माइनस 0.1, L2 है 0.34 माइनस 0.1, तो ये आ जाएगा 0.24 मीटर। ठीक है, तो ऐसे हम L1 और L2 को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ बेटा? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले पॉइंट पर आते हैं, एक्सपेंशन ऑफ कैविटी, कैविटी का एक्सपेंशन। मान लीजिए जैसे कोई मेटेलिक प्लेट है, ठीक है, ये एक मेटेलिक प्लेट है और इसमें एक कैविटी बनी हुई है, एक होल बना हुआ है, और फिर उसके बाद इसका टेम्परेचर राइज करते हैं, डेल्टा टी टेम्परेचर इसका राइज करते हैं, तो हम देखेंगे कि इसका जो शेप है वो ऐसा हो जाएगा, ऐसे। इसकी सारी डायमेंशन इंक्रीज हो जाएगी,
जो अंदर कैविटी है उसका भी साइज बढ़ जाएगा। यानी कि बिल्कुल इस तरीके से एक्सपेंशन होगा जैसे कि फोटोग्राफिक इनलार्जमेंट होता है। हम लोग फोटो खिंचाने जाते हैं तो जो छोटी फोटो होती है हम लोगों की, अगर स्टूडियो जाए और उससे कहते भैया हमारी इसकी बड़ी फोटो बना दो, तो वो क्या करेगा, उसी की ही एक बड़ी फोटो बनाएगा। तो जस्ट वैसी ही एक बड़े साइज की फोटो आ जाएगी जिसमें सारी चीजें हमको बड़ी बड़ी दिखाई देगी। ठीक, ऐसे हो जाएगा। तो जब कोई कैविटी होती है तो उसका टेम्परेचर जब हम बढ़ाते हैं, यानी कह सकते हो मेटल का टेम्परेचर जब हम बढ़ाते हैं, तो उसमें एक्सपेंशन बिल्कुल इस तरीके से होता है जैसे कि फोटोग्राफिक इनलार्जमेंट। ठीक है, तो याद रखिएगा इसमें कि एक्सपेंशन विल जस्ट लाइक फोटोग्राफिक इनलार्जमेंट। इसमें एक्सपेंशन बिल्कुल उसी तरीके से होगा जैसे फोटोग्राफिक इनलार्जमेंट का होता है। ठीक है, क्लियर हुआ बेटा? अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहां पर डिस्कस करूंगा आपसे। सपोज दैट हमारे पास दो स्फीयर है, ठीक, दो मेटेलिक स्फीयर है, एक सॉलिड है और एक हॉलो। ठीक है, दो मेटेलिक स्फीयर है, एक सॉलिड एक हॉलो। ठीक है, सेम मेटल के स्फीयर, ठीक है, सेम मेटल के हैं दोनों स्फीयर, एक सॉलिड है एक हॉलो है, और साइज दोनों का सेम है, इसका भी रेडियस आर का, इसका भी रेडियस आर का, और इन दोनों का हम फर्स्ट कंडीशन में टेम्परेचर सेम राइज करते हैं। ठीक है, सेम टेम्परेचर राइज, डेल्टा टी का सेम टेम्परेचर राइज करते हैं दोनों का, तो क्या होगा, देखो जब सेम टेम्परेचर राइज करेंगे हम दोनों का, तो इनिशियल वॉल्यूम दोनों का सेम है, तो चेंज इन वॉल्यूम V नॉट गामा डेल्टा टी के इक्वल आएगा। ध्यान से देखो, डेल्टा टी दोनों का सेम है, गामा भी दोनों का सेम है क्योंकि सेम मेटल के स्फीयर है, इनिशियल वॉल्यूम भी दोनों का सेम है क्योंकि रेडियस भी सेम है, तो जो चेंज इन वॉल्यूम है वो दोनों में सेम आएगा। यानी कि दोनों का एक्सपेंशन होगा और दोनों का सेम वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, सेम वॉल्यूम इंक्रीज ऑफ बोथ। ठीक है, दोनों का सेम वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। ठीक है, जितना वॉल्यूम इसका हो जाएगा उतना ही वॉल्यूम इसका हो जाएगा। ठीक है, इसकी रेडियस r डैश हो जाएगी, इसकी भी रेडियस r डैश हो जाएगी। r डैश की वैल्यू r के इक्वल है, लेकिन ये r डैश, ये r डैश इससे ग्रेटर होगा, ग्रेटर देन r होगा, और ये r डैश सेम है। बात समझ आ रही है बेटा? ठीक, अब जैसे अब अगर इन दोनों में हम सेम हीट देते हैं, ठीक, सेम हीट, पहले सेम टेम्परेचर राइज कर रहे थे, अब सेम हीट दे रहे हैं, तो सेम अगर हीट देंगे तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू होता है, देखो ms डेल्टा टी के इक्वल, तो यहां से जो डेल्टा टी राइज करेगा वो डेल्टा क्यू अपॉन ms के इक्वल होगा। डेल्टा क्यू यहां पर सेम है दोनों में, स्पेसिफिक हीट भी सेम होगी दोनों की क्योंकि मेटल सेम है दोनों की। अब यहां पर मास दोनों का अलग अलग होगा बेटा, जो सॉलिड वाला है उसका मास ज्यादा होगा और जो हॉलो वाला है उसका मास कम होगा। तो अगर मास ज्यादा है तो डेल्टा टी कम हो जाएगा, तो यानी कि डेल्टा टी ऑफ सॉलिड, ठीक, ध्यान दीजिए, सॉलिड का मास ज्यादा है, उसका डेल्टा टी कम होगा, तो डेल्टा टी ऑफ सॉलिड जो होगा वो लेस देन होगा डेल्टा टी ऑफ हॉलो। अब यहां पर डेल्टा टी हॉलो का ज्यादा होगा, तो हॉलो का अगर डेल्टा टी ज्यादा है तो उसका जो वॉल्यूम है वो भी ज्यादा इंक्रीज करेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा कि वॉल्यूम बढ़ेंगे दोनों के, लेकिन जो हॉलो वाला है उसका वॉल्यूम ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो डेल्टा V ऑफ हॉलो विल बी ग्रेटर देन होगा डेल्टा V ऑफ सॉलिड्स।
इसका वॉल्यूम ज्यादा बढ़ेगा, उसका वॉल्यूम कम बढ़ेगा। ये बात समझ आई बेटा? इंपॉर्टेंट बात है कि जब सेम टेम्परेचर राइज करेंगे तो क्या डिफरेंसेस आते हैं, और जब सेम हीट सप्लाई करते हैं तो क्या डिफरेंसेस आते हैं। बात समझ आई? ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे थर्मल एक्सपेंशन। इन लिक्विड्स, थर्मल एक्सपेंशन इन लिक्विड्स। तो देखिए बेटा, जो लिक्विड्स होते हैं उनको जब हम सॉलिड के अंदर रख करके एक्सपेंड कराते हैं उनका, यानी कि उनका एक्सपेंशन कराते हैं, तो लिक्विड के केस में हमको दो कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन मिलते हैं। एक तो होता है रियल कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन और एक होता है अपरेंट कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन। दो कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन होते हैं लिक्विड के केस। ठीक है, इसी तरीके से गैसेस के केस में भी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो गैसेस के केस में केवल एक ही कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन मिलता है, उसमें जो अपरेंट एक्सपेंशन है उसको हम निगलेक्ट करते हैं। क्यों निगलेक्ट हो जाता है वो वहीं पर हम लोग पढ़ेंगे। पहले आप ये समझिए कि कोई थर्मल एक्सपेंशन लिक्विड में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इसमें लिक्विड के दो कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन हमको मिलेंगे। तो चलिए थर्मल एक्सपेंशन लिक्विड को समझने के लिए एक डायग्राम बनाते हैं। ठीक, मान लीजिए कि ये एक बीकर है और इसमें पूरा फुल लिक्विड भरा हुआ है। ठीक, मान लीजिए ये गिलास का बीकर है और इसमें पूरा फुल लिक्विड भरा हुआ है। अब इसका टेम्परेचर राइज करते हैं, डेल्टा टी टेम्परेचर राइज करते हैं, तो क्या होगा? सबसे पहले तो देखो सॉलिड इंक्रीज करेगा, ये जो सॉलिड है ये बढ़ेगा, है ना। पहले यहां था, अब ये यहां पहुंच जाएगा। ठीक, मान लो ये सॉलिड ऐसे इतना इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, तो सॉलिड इंक्रीज करेगा शुरुआत में, तो हमें लगेगा कि जो, क्योंकि शुरुआत में क्या होगा, केवल बीकर को हीट मिलेगी, अभी लिक्विड को हीट नहीं मिली, तो उस कंडीशन में बीकर पहले एक्सपेंड करेगा, तो इसमें लेवल हमको लिक्विड का फॉल होता हुआ नजर आएगा। ठीक है, इनिशियली कुछ देर के बाद इस लिक्विड को भी हीट मिलना शुरू हो जाएगी, तो इसका भी लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब इसमें कुछ अज्यूम करना है हमको यहाँ पर। मान लो कि ये लिक्विड ऊपर की तरफ बढ़ता चला जाता है। ठीक है, जो लिक्विड होता है उसका कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू सॉलिड, तो लिक्विड का वॉल्यूम ज्यादा बढ़ेगा। तो लिक्विड यहाँ पर जब बढ़ेगा तो एज्यूम कर लेते हैं कि लिक्विड यहाँ तक बढ़ जाता है। ठीक है, एज्यूम करना है बेटा, रियल में तो यहाँ तक नहीं बढ़ेगा, क्योंकि एक्चुअल में बीकर से ऊपर जब लिक्विड जाने लगेगा तो वो नीचे फॉल होना शुरू हो जाएगा। लेकिन हमें इस थर्मल एक्सपेंशन को समझने के लिए ऐसा एज्यूम करना है कि लिक्विड सपोज दैट यहां तक इंक्रीज कर जाता है। तो ध्यान से देखो कि जो लिक्विड का रियल में एक्सपेंशन हो रहा है वो यहां से लेकर यहां तक एक्सपेंशन हो रहा है, तो ये कहलाएगा चेंज इन वॉल्यूम इन रियल ऑफ लिक्विड। ठीक, इसको ऐसे लिख देते हैं। अच्छा, बीकर का एक्सपेंशन देखो यहां से लेकर यहां तक हुआ है। ठीक, ये कहलाएगा डेल्टा वी ऑफ वेसल या ग्लास कह सकते हो। ठीक, उसके बराबर हो जाएगा। और ध्यान से देखो, बीकर के रिस्पेक्ट में या वेसल के रिस्पेक्ट में या ग्लास के रिस्पेक्ट में लिक्विड कितना ऊपर जा चुका है, इतना। तो ये वाला जो वॉल्यूम का एक्सपेंशन होगा ये कहलाएगा डेल्टा वी एपरेंट। इसी को एपरेंट बोलते हैं, यानी कि लिक्विड का एक्सपेंशन विद रिस्पेक्ट टू ग्लास या वेसल। वेसल के रिस्पेक्ट में कितना वो बढ़ गया, वो होगा डेल्टा वी एपरेंट। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये डेल्टा वी जो रियल होगा, रियल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड, ये इन दोनों के समेशन के बराबर होगा। तो लिख सकते हैं डेल्टा वी ऑफ ग्लास प्लस डेल्टा वी ऑफ एपरेंट। ठीक, तो यहां से देखो डेल्टा वी रियल को लिख सकते हैं वी नॉट गामा रियल डेल्टा टी। इसी तरीके से डेल्टा वी ग्लास को वी नॉट गामा ग्लास डेल्टा टी प्लस इसको वी नॉट गामा एपरेंट डेल्टा टी। ठीक, वी नॉट डेल्टा टी कॉमन लेकर के कैंसिल हो जाएगा, तो रिलेशन बनेगा गामा रियल
इज इक्वल टू गामा ग्लास प्लस गामा एफ। ठीक, ये इनके गामा में रिलेशन आ गया। अच्छा, और ये जो रियल एक्सपेंशन ऑफ जो लिक्विड है, ये गामा ऑफ रियल, यही गामा ऑफ लिक्विड भी कहलाता है। यानी कि लिक्विड का जो एक्सपेंशन हो रहा होगा, रियल एक्सपेंशन, ये गामा रियल गामा लिक्विड के इक्वल होगा। इसी को एब्सोल्यूट कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन भी बोलते हैं। ठीक है, यानी कि इसको गामा एब्सोल्यूट भी पढ़ते हैं। ठीक है, क्लियर बेटा? और ये तीनों में रिलेशन, इसको याद रखना। इतनी बात समझ आई? ठीक है। अब इसमें एक चीज और पूछी जा सकती है कि ये जो वॉल्यूम है लिक्विड का, वो तुमने एज्यूम कर लिया कि यहां पर ऊपर रुका हुआ है। एक्चुअल में तो क्या होगा, ये फॉल कर जाएगा, यानी कहेंगे कि लिक्विड इसमें ओवरफ्लो कर जाएगा। तो ये कितना लिक्विड ओवरफ्लो कर जाएगा, उसका जो वॉल्यूम होगा, ध्यान से देखो, ये डेल्टा वी अपरेंट के बराबर होगा। तो इसको हम कैसे निकाल सकते हैं? तो अब हम लोग कैलकुलेट करने जा रहे हैं ओवरफ्लो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। ओवरफ्लो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, लिक्विड का जो वॉल्यूम ओवरफ्लो होगा उसको हम लोग कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो डेल्टा वी ओवरफ्लो, तो इसको क्या लिख सकते हैं? जो रियल में वॉल्यूम एक्सपेंड कर रहा है उसमें से ग्लास का वॉल्यूम सबट्रैक्ट कर दे, है ना? यानी कि डेल्टा वी रियल माइनस डेल्टा वी ग्लास। ठीक, इससे वैल्यू आ जाएगी। तो देखो ये क्या बनेगा, डेल्टा वी रियल को लिख सकते हैं वी नॉट गामा रियल डेल्टा टी माइनस वी नॉट गामा ग्लास डेल्टा टी, यानी कि बन जाएगा ये वी नॉट को कॉमन ले लो, अंदर गामा रियल माइनस गामा ग्लास इनटू डेल्टा टी। ठीक है, और इसी गामा रियल को हम गामा ऑफ लिक्विड भी लिख सकते हैं। तो गामा लिक्विड माइनस गामा ग्लास इनटू डेल्टा टी, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये डेल्टा वी ओवरफ्लो आ गया हमारे पास। डेल्टा वी ओवरफ्लो की वैल्यू ये हो जाएगी। क्लियर हुआ बेटा? ये फॉर्मूला याद कर सकते हो आप डायरेक्ट सॉल्व आउट करने के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। एक क्वेश्चन करते हैं इसका। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं बेटा इसका। देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है, कहते हैं फाइंड द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड ओवरफ्लोड, यानी कि डेल्टा वी ओवरफ्लो कैलकुलेट करना है। ठीक है, व्हेन ए ग्लास ऑफ वॉल्यूम ऑफ 1 लीटर, एक ग्लास दे रखा है जो 1 लीटर वॉल्यूम का है, मतलब इसमें लिक्विड 1 लीटर भरा हुआ है एट 0 डिग्री सेल्सियस, फुल्ली फिल्ड विथ मरकरी, मरकरी भरा है, 1 लीटर Hg भरा हुआ है। फिर कहते हैं इफ द टेम्परेचर इज इंक्रीज टू 100 डिग्री सेल्सियस, फाइनल टेम्परेचर बढ़ाया जाता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो पूछा है मरकरी का वॉल्यूम कितना ओवरफ्लो करेगा, ये निकालना है। और गिवन है हमें गामा ऑफ Hg की वैल्यू 1.82 into 10 to the power -4 पर डिग्री सेल्सियस। गामा दिया है Hg का, और अल्फा ऑफ ग्लास दे रखा है, यानी कि ये जो बीकर है उसका अल्फा दिया हुआ है, और ये अल्फा है 0.1 into 10 to the power -4 पर डिग्री सेल्सियस में। ठीक है, ये हमने दिया हुआ है। और ओवरफ्लो वॉल्यूम ऑफ मरकरी निकालना है। ठीक है, तो डायरेक्ट फार्मूला लगा दें, डेल्टा वी ओवरफ्लो इक्वल टू इनिशियल वॉल्यूम ब्रैकेट में गामा ऑफ लिक्विड माइनस गामा ऑफ ग्लास इनटू डेल्टा। ठीक है, वी नॉट इनिशियल वॉल्यूम 1 लीटर दे रखा है, ml में मान लीजिए अगर निकालना हो तो 1000 ml लिख सकते हैं इसको। गामा ऑफ लिक्विड कितना हो जाएगा, गामा ऑफ लिक्विड जिसके अंदर मरकरी भरा हुआ है उसका गामा ये है 1.82 into 10 to the power -4। गामा ऑफ ग्लास तो अल्फा दिया इसका, तो गामा की वैल्यू 3 टाइम्स अल्फा हो जाएगी, तो 3 into
0.1 into 10 to the power minus 4 के और डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर, तो फाइनल टेम्परेचर 100, इनिशियल 0, तो 100 माइनस 0। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करना है। इसको जब कैलकुलेट करते हैं तो बेटा आंसर आता है 15.2 ml, इतना आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ आया बेटा? इस तरीके से ओवरफ्लो वॉल्यूम ऑफ मरकरी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। फिर से हमको ये गिलास दे रखा है और उसके अंदर एक लिक्विड भरा हुआ है। तो हमसे कहते हैं कि जो गामा ऑफ लिक्विड है वो 7 टाइम्स है गामा ऑफ सॉलिड का। ठीक है, ये हमें गिवन है, लिक्विड का गामा 7 टाइम्स गामा ऑफ सॉलिड के बराबर है। तो पूछ रहे हैं कि एब्सोल्यूट कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन टू apparent coefficient of expansion, इसका रेशियो निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया? इसको सॉल्व करना। तो एब्सोल्यूट का मतलब कि गामा रियल हो गया और अपॉन गामा एपरेंट। ठीक, इन दोनों का रेशियो निकालना। देखिए, हमें एक रिलेशन पता है कि गामा रियल इज इक्वल टू गामा ऑफ ग्लास प्लस गामा एपरेंट के बराबर होता है। तो गामा रियल की वैल्यू यानी गामा लिक्विड, यही तो है गामा रियल, ये वैल्यू हमको 7 टाइम्स गामा ऑफ ग्लास दे रखी है, यानी कि सॉलिड दे रखी है, और इक्वल टू गामा ऑफ ग्लास प्लस गामा एपरेंट। तो यहां से देखो गामा एपरेंट निकल आएगा हमारे पास, ये 6 गामा ऑफ ग्लास के इक्वल हो जाएगा। इसको उठाकर यहां रख देते हैं और गामा ऑफ रियल की वैल्यू 7 टाइम्स गामा ऑफ ग्लास के इक्वल होगी और ये बन जाएगा 6 टाइम्स गामा ऑफ ग्लास के। तो ये रेशियो 7/6 के इक्वल है। ठीक है, इन दोनों का रेशियो 7/6 के इक्वल है। क्लियर हुआ बेटा? ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। हम लोग पढ़ेंगे वेरिएशन ऑफ डेंसिटी विथ टेम्परेचर। वेरिएशन ऑफ डेंसिटी विथ टेम्परेचर, डेंसिटी का वेरिएशन टेम्परेचर के साथ। देखिए, टेम्परेचर के साथ बॉडी का या सब्सटेंस का मास नहीं चेंज करता है, मास की वैल्यू कांस्टेंट रहती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मास डू नॉट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, मास टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है। तो मान लीजिए इनिशियल टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है तो वहां पर मास m0 के बराबर हो जाएगा, और मान लीजिए T डिग्री सेल्सियस पर मास mt के बराबर है, तो दोनों मासेस सेम हो जाएंगे। मास इक्वल टू होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो वॉल्यूम मान लेते हैं v0 है और डेंसिटी मान लेते हैं ρ0 की है 0 डिग्री सेल्सियस पर। उसी तरीके से T डिग्री सेल्सियस पर वॉल्यूम Vt और डेंसिटी ρT के इक्वल हो जाएगा। ठीक, ये Vt को हम लिख सकते हैं V0 1 प्लस गामा डेल्टा T। ठीक, डेल्टा T चेंज इन टेम्परेचर और इनटू ρT, ऐसे लिख सकते हैं। अब इस रिलेशन और इस रिलेशन को ले लीजिए, तो देखो V0 से V0 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से रिलेशन हमको मिलेगा ρT इज इक्वल टू ρ0 अपॉन 1 प्लस गामा डेल्टा T। ठीक है, स्मॉल डेल्टा T मान लिया तो वही रख देते हैं। ठीक, ये रिलेशन आ जाएगा। तो डेंसिटी का वेरिएशन टेम्परेचर के साथ इस तरीके से होता है। अच्छा, अब यहां पर दो केस बन जाते हैं बेटा, एक तो सॉलिड और एक लिक्विड। ठीक है, यहां से हम दो केस बनाते हैं, एक सॉलिड का केस और एक लिक्विड का केस। ठीक है, इन दोनों के लिए अलग अलग क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो देखो, फॉर सॉलिड, सॉलिड के लिए ये लिख सकते हैं ρT इज इक्वल टू ρ0
इसको ऊपर ले जाओ तो 1 प्लस गामा डेल्टा टी की पावर -1 हो जाएगा। अभी जो गामा होता है सॉलिड का, ये लिक्विड से कम होता है, ठीक है। सॉलिड के लिए हम देख रहे हैं तो गामा ऑफ सॉलिड लिक्विड से काफी कम होता है, तो यहां पर हम बाइनोमियल एक्सपेंशन का यूज कर सकते हैं। तो ये बन जाएगा रो नॉट 1 माइनस गामा डेल्टा टी, ठीक, ये रिलेशन आ जाएगा। अब यहां से इसको हम ऐसे लिख सकते हैं रो टी अपॉन रो नॉट इक्वल टू 1 माइनस गामा डेल्टा टी, ठीक है। इस गामा डेल्टा टी को इधर ले आओ, इसको उधर ले जाओ, तो यहां से लिख सकते हैं गामा डेल्टा टी इक्वल टू 1 माइनस रो टी अपॉन रो नॉट, तो ये रो नॉट माइनस रो टी अपॉन रो नॉट, ये वैल्यू बनेगी। तो इसको देखो लिख सकते हैं अब हम डेल्टा रो यानी कि चेंज इन डेंसिटी अपॉन इनिशियल डेंसिटी, ये वैल्यू गामा डेल्टा टी के इक्वल आ जाएगी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हम सॉलिड के केस में यूज करते हैं, यानी चेंज इन डेंसिटी अपॉन ओरिजिनल डेंसिटी इज इक्वल टू गामा डेल्टा टी। गामा कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन है सॉलिड का, और डेल्टा टी चेंज इन टेंपरेचर। इसी तरीके से यहां से एक रिलेशन हम लिक्विड के लिए निकाल सकते हैं। अब लिक्विड के लिए ये वैल्यू जो है, ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं रो नॉट रो टी अपॉन रो नॉट इक्वल टू बन जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस गामा डेल्टा टी, ठीक है। अब इसमें क्या करो, इधर भी 1 माइनस कर दो, इधर भी 1 माइनस कर दो, ठीक है। तो देखो ये बन जाएगा रो नॉट माइनस रो टी अपॉन रो नॉट इक्वल टू, इधर एलसीएम लोगे तो ऊपर आ जाएगा गामा डेल्टा टी अपॉन 1 प्लस गामा डेल्टा, ठीक है। इसको लिख सकते हैं डेल्टा रो अपॉन रो नॉट इक्वल टू गामा डेल्टा टी अपॉन 1 प्लस गामा डेल्टा। तो ये वाला फॉर्मूला हम यूज करते हैं लिक्विड के लिए। अगर लिक्विड में डेंसिटी का चेंज हो रहा होगा तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, सॉलिड के लिए चेंज दिया होगा तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। बात समझ आई बेटा? और वैसे लिक्विड के लिए भी हम अगर ये फॉर्मूला यूज कर लेते हैं तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं आता है, बस थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन करते हैं बेटा इसी पर बेस्ड। ये दोनों फॉर्मूले आपको याद कर लेंगे। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। देखिए दे रखा है कि एक सब्सटेंस है और सब्सटेंस की डेंसिटी दे रखी है 0 डिग्री सेल्सियस पर और 80 डिग्री सेल्सियस पर। 0 डिग्री सेल्सियस पर डेंसिटी है 8.92 kg पर मीटर और 80 डिग्री सेल्सियस पर यही डेंसिटी दे रखी है 8.80 kg पर मीटर। तो पूछा है फाइंड आउट द कोएफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन, यानी कि गामा की वैल्यू कैलकुलेट करें, ठीक है। सब्सटेंस है तो फॉर्मूला लगाएंगे डेल्टा रो अपॉन रो नॉट इज इक्वल टू गामा डेल्टा टी, ठीक है। ये फॉर्मूला लगा देते हैं। डेल्टा रो क्या होता था? रो नॉट माइनस रो एट टी, ठीक है। रो नॉट इनिशियल वाली डेंसिटी ज्यादा होगी, बाद वाली कम हो जाती है जब टेंपरेचर बढ़ जाता है। अपॉन रो नॉट इज इक्वल टू गामा डेल्टा टी। रो एट 0 मतलब इनिशियल वाला टेंपरेचर, वो कितना दे रखा है 8.92 पर डेंसिटी, 8.92 दे रखी है डेंसिटी, माइनस टी डिग्री सेल्सियस 80 डिग्री सेल्सियस पर ये दे रखी है 8.80 और अपॉन रो नॉट 8.92 इक्वल टू गामा निकालना है और डेल्टा टी चेंज इन टेंपरेचर 80 माइनस 0, ठीक। बस सॉल्व कर लेंगे, यहां से गामा की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। तो इसको बेटा जब कैलकुलेट करते हैं तो ये आता है 0.00168, गामा की वैल्यू आती है 0.00168 पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इतनी वैल्यू आ जाती है। क्लियर बेटा? चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है मरकरी के लिए, कहते हैं ग्लिसरीन के लिए, कहते हैं फाइंड द रिलेटिव चेंज इन डेंसिटी
फाइंड करना है रिलेटिव चेंज इन डेंसिटी। रिलेटिव चेंज इन डेंसिटी निकालना है। कहते हैं व्हेन टेम्परेचर चेंज इज 50 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चेंज होता है। एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन ऑफ ग्लिसरीन दे रखा है 0.0049 पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये दिया हुआ है। तो रिलेटिव चेंज इन डेंसिटी निकालना है, मतलब क्या निकालना है? डेल्टा रो अपॉन रो नॉट निकालना है। ठीक है, अब चूंकि ये ग्लिसरीन है, लिक्विड है, तो इसके लिए हम फॉर्मूला यूज कर लेंगे गामा डेल्टा टी अपॉन 1 प्लस गामा डेल्टा टी। ठीक है, तो गामा की वैल्यू हमने दे रखी है 0.00049 और डेल्टा की चेंजिंग टेम्परेचर 50 के इक्वल हो जाएगा। इसी तरीके से नीचे 1 प्लस 0.00049 इंटू 50। ठीक है, बस अब इसको सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये आता है बेटा 0.0239 के इक्वल। ठीक, कितना आ जाता है फ्रैक्शनल चेंज इन डेंसिटी। ठीक है, इतनी बात समझ आई बेटा? आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ सिंकिंग। ठीक, मान लीजिए लिक्विड के अंदर एक बॉडी को डाल दिया गया है जिसकी डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से ज्यादा है, तो उसमें उसका जो W एपरेंट होगा वो W एक्चुअल माइनस अप थ्रस्ट के बराबर होगा। ठीक है, तो W एपरेंट की वैल्यू किस तरीके से चेंज करेगी अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, यानी कॉन्सेप्ट ऑफ सिंकिंग अब देखने जा रहे हैं ऑन डिपेंडेंसी ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, तो देखिए क्या होगा। अप थ्रस्ट की जो वैल्यू है उसकी वैल्यू होती है जितना बॉडी का वॉल्यूम है उतना जो वॉल्यूम है बॉडी का वॉल्यूम बॉडी का और डेंसिटी लिक्विड की यानी कि रो ऑफ लिक्विड, यानी जितना बॉडी का वॉल्यूम है उतना लिक्विड डिस्प्लेस हो रहा होगा, उसके वेट के इक्वल अपथ्रस्ट लगता है। तो अपथ्रस्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी? V ऑफ बॉडी इनटू रो ऑफ लिक्विड इनटू GK, मास इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इनटू GK। ठीक, इतना अपथ्रस्ट लगा होगा। तो मान लेते हैं कि अभी 0 डिग्री सेल्सियस पर इनिशियल टेम्परेचर मान लेते हैं 0 डिग्री सेल्सियस है, तो वहां पर F अप 0 डिग्री सेल्सियस की जो वैल्यू होगी वो V0 रो 0 इनटू GK, और फिर उसके बाद एट T डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा दिया हमने, तो अप थ्रस्ट की वैल्यू T डिग्री सेल्सियस पर जो है वो वॉल्यूम ऑफ बॉडी एट T डिग्री सेल्सियस रो एट T डिग्री सेल्सियस इनटू G के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को अगर मान लीजिए डिवाइड करते हैं तो देखो ये क्या बनेगा, ऊपर V0 रो नॉट G और नीचे VT T डिग्री सेल्सियस पर बॉडी का वॉल्यूम, तो वो हो जाएगा V0 1 प्लस गामा ऑफ सॉलिड डेल्टा T, और रो एट T ये T डिग्री सेल्सियस पर लिक्विड की डेंसिटी है, तो रो नॉट अपॉन 1 प्लस गामा ऑफ लिक्विड डेल्टा T। ठीक, ये बन जाएगा, और इनटू G। अब ध्यान से देखो V0 रो नॉट G, ये V0 रो नॉट G ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये रेशियो आ गया 1 प्लस गामा L डेल्टा T अपॉन 1 प्लस गामा S डेल्टा T। अब जो लिक्विड का कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन होता है वो सॉलिड से ज्यादा होता है ना, गामा ऑफ लिक्विड ग्रेटर देन गामा ऑफ सॉलिड। तो यहां पर क्या होगा, ये वाली वैल्यू ज्यादा ये वाली वैल्यू कम, तो इसका मतलब 0 डिग्री सेल्सियस वाला अपथ्रस्ट ज्यादा और T डिग्री सेल्सियस वाला अपथ्रस्ट कम। F अप 0 डिग्री सेल्सियस ग्रेटर देन होगा F अप T डिग्री सेल्सियस से,
यानी बाद वाला अपथ्रस्ट क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो अपथ्रस्ट इज डिक्रीजिंग, अपथ्रस्ट डिक्रीज कर रहा है। तो अगर अपथ्रस्ट डिक्रीज करेगा यानी जो वैल्यू पहले घट रही थी वो अब कम घट रही होगी, तो W एपरेंट क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक। ये अगर डिक्रीज करेगा तो W एपरेंट इंक्रीज करेगा, तो बॉडी और सिंक कर जाएगी। बात समझ आ रही, ठीक, समझ लीजिए इसको, ठीक है। दोबारा देखना चाहे तो स्क्रीन को पॉज करके देख सकते हैं, है ना, समझ सकते हैं। ठीक है, अगले पॉइंट पर आते हैं बेटा। एक्सपेंशन इन गैसेस, गैसेस में, तो गैस में जब हम एक्सपेंशन देखते हैं तो बेटा बीकर के रिस्पेक्ट में यानी ग्लास यानी सॉलिड के रिस्पेक्ट में गैसेस का जो एक्सपेंशन होता है वो काफी ज्यादा होता है। तो यहां पर जो ग्लास है, ग्लास के रिस्पेक्ट में जब हम एक्सपेंशन देखते हैं गैसेस का, वो उतना ही आता है जितना गैस का रियल में एक्सपेंशन हुआ करता है। क्योंकि एक्चुअल में होता क्या है ना, ग्लास का जो एक्सपेंशन है वो गैसेस के एक्सपेंशन के कंपैरिजन में बहुत कम होता है। तो ग्लास के रिस्पेक्ट में अगर हम देखें कि गैस कितना एक्सपेंड कर गई और रियल में गैस जितना एक्सपेंड कर गई, वो लगभग बराबर ही होती है। तो यहां पर एपरेंट एक्सपेंशन वाली चीज जो है वो नहीं होती है, केवल रियल एक्सपेंशन वाली ही चीज होती है, ठीक है। तो गैसेस के केस में केवल रियल एक्सपेंशन होगा, देयर इज ओनली रियल एक्सपेंशन ऑफ कोएफिशिएंट, ठीक। गामा एपरेंट जो है वो गामा रियल के ही इक्वल होता है। बात समझ आ रही, ठीक है। तो केवल रियल एक्सपेंशन ही यहां पर होगा, गामा एपरेंट भी गामा रियल के ही बराबर होगा। तो मतलब गामा एपरेंट, सॉरी, ये गामा एपरेंट ऐसे कह सकते हैं कि गामा एपरेंट यहां पर बेटा 0 हो जाएगा, ठीक है। मतलब रियल एक्सपेंशन भी एपरेंट एक्सपेंशन जो हम देख रहे हैं वो दोनों बराबर हो गई। एपरेंट एक्सपेंशन एक तरीके से होगा ही नहीं यहां पर, उसको निग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक। अब देखिए गैसेस का जो एक्सपेंशन है तो उसमें केवल रियल एक्सपेंशन ही होगा। अब रियल एक्सपेंशन जब गैसेस का होता है तो दो तरीके से एक्सपेंशन होता है बेटा इसमें। एक तो अगर हम गैस का वॉल्यूम कांस्टेंट कर दें तो प्रेशर चेंज करेगा, अगर प्रेशर कांस्टेंट कर दें तो टेम्परेचर के साथ वॉल्यूम चेंज करेगा, ठीक है। दो तरीके का एक्सपेंशन हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि एक बीकर है हमारे पास और इसमें एक पिस्टन लगा हुआ है और इसके अंदर गैस भरी हुई है और इसको हम हीट अप कर रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, और ये जो पिस्टन है ये फिक्स्ड है। अगर फिक्स्ड है तो वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया। तो अब इसके अंदर गैस का प्रेशर टेम्परेचर के साथ बदल रहा होगा, ठीक है। प्रेशर चेंजेस विद टेम्परेचर, ठीक है, प्रेशर चेंज। तो चेंज इन प्रेशर की वैल्यू डेल्टा P इक्वल टू हम लिख सकते हैं P नॉट, और कोएफिशिएंट ऑफ प्रेशर एक्सपेंशन अगर मान लीजिए हम अल्फा मान ले, ठीक है। ये वो अल्फा नहीं है कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, ये अलग वाला अल्फा है, ठीक। और इनटू डेल्टा T इसके बराबर होता है। तो यहां से अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा P अपॉन P नॉट डेल्टा T के इक्वल, ठीक है। ये अल्फा क्या कहलाएगा, इसको बोलेंगे कोएफिशिएंट ऑफ प्रेशर एक्सपेंशन। इसी तरीके से अगर मान लीजिए बीकर में जो गैस भरी हुई है
गैस भरी हुई है, इसको हम हीट अप कर रहे हैं, डेल्टा टी टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। अब इसका जो पिस्टन है वो फ्री है, ठीक है, जो पिस्टन इसमें लगा हुआ है वो फ्री है, ऊपर जा सकता है। तो जब हम इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जैसे जैसे इसके अंदर प्रेशर बढ़ेगा तो अब ये जो पिस्टन है वो ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाएगा, तो ये प्रेशर को इक्वलाइज करने लगे। तो अब देखो जैसे जैसे पिस्टन ऊपर जाएगा तो वॉल्यूम इंक्रीज करने लगेगा, तो यहां पर क्या होगा, प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा और यहां पर वॉल्यूम चेंज करेगा विद टेम्परेचर। यहां पर टेम्परेचर के साथ वॉल्यूम चेंज करेगा। तो वॉल्यूम मान लो डेल्टा V बढ़ता है तो डेल्टा V इज इक्वल टू V नॉट, और इसको बीटा मान लेते हैं, इनटू डेल्टा T। ठीक, यहां पर बीटा क्या है, बीटा है कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ गैस, है ना, गैस के लिए देख रहे हैं, और ये भी कोएफिशिएंट ऑफ प्रेशर एक्सपेंशन ऑफ गैस। ठीक है, तो बीटा की वैल्यू यहां से आ जाएगी डेल्टा V अपॉन V नॉट डेल्टा T की। तो इस तरीके से गैसेस के केस में केवल रियल कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन होता है, और ये भी दो प्रकार के होते हैं। जब प्रेशर चेंज हो रहा होगा टेम्परेचर के साथ तो कोएफिशिएंट ऑफ प्रेशर एक्सपेंशन बनेगा वहां पर, और जब वॉल्यूम चेंज कर रहा होगा टेम्परेचर के साथ तो वहां पर कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ गैस आएगा। ठीक है बेटा, दो तरीके का एक्सपेंशन मिलेगा। अच्छा, अब ये जो कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन होते हैं वॉल्यूम और प्रेशर वाले, ये आइडियल गैस के लिए याद रखना बेटा, फॉर आइडियल गैस अल्फा इक्वल टू बीटा, ये अल्फा बीटा इक्वल होते हैं और ये वैल्यू 1/273 पर डिग्री सेल्सियस और पर केल्विन के इक्वल होती है। ठीक है, इसको याद कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। अब आते हैं एनोमेलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर, वाटर का एनोमेलस एक्सपेंशन। एनोमेलस एक्सपेंशन का मतलब कि एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ वाटर। कैसा एबनॉर्मल बिहेवियर होता है, देखिए वाटर का टेम्परेचर, ठीक, यहां पर टेम्परेचर है, इधर वॉल्यूम है, तो वाटर का टेम्परेचर जब हम 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 4 डिग्री सेल्सियस तक चेंज करते हैं तो हम देखते हैं इसका वॉल्यूम डिक्रीज करता है और 4 डिग्री सेल्सियस पर मिनिमम हो जाता है। उसके बाद 4 डिग्री सेल्सियस से आगे जब इसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम फिर से बढ़ना शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से वॉल्यूम टेम्परेचर के साथ वाटर का चेंज करता है। तो 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच में इसका बिहेवियर जो है वो एबनॉर्मल टाइप का है, क्योंकि जनरली क्या होता है कि जब हम किसी भी सब्सटेंस को या लिक्विड को हीट करते हैं तो उसका जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज करता है टेम्परेचर के साथ में, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, वाटर का जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज कर रहा है 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक के बीच में। तो यही इसका एबनॉर्मल बिहेवियर है। तो इसलिए इसका जो 4 डिग्री सेल्सियस से 0 के बीच में, 0 से 4 के बीच में जो एक्सपेंशन होता है उसको एनोमेलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखो इसका कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन यानी गामा की वैल्यू कैसी होगी, नेगेटिव होगी बेटा, तभी तो इसका वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि V is equal to V naught 1 minus gamma delta T ऐसे यूज हो रहा होगा यहाँ पर, तभी तो ये वॉल्यूम घटेगा। और यहाँ वाले के लिए गामा की वैल्यू कैसी होती है, पॉजिटिव हो जाती है, तो इधर के लिए V is equal to V naught 1 plus gamma delta T इस तरीके से इक्वेशन यूज हो रही है। अब इसमें आपको ध्यान रखना है कि वॉल्यूम 4 डिग्री सेल्सियस पर मिनिमम है, और अगर इसी का ग्राफ हम डेंसिटी और टेम्परेचर के साथ बढ़ाएं तो इसी का ग्राफ U मिलेगा। तो इसमें हम देखेंगे कि 4 डिग्री सेल्सियस पर डेंसिटी मैक्सिमम होगी, 4 डिग्री सेल्सियस पर वॉल्यूम मिनिमम और डेंसिटी मैक्सिमम। ठीक है, तो ये कहलाता है एनोमेलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लोटिंग।
कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लोटिंग। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मतलब टेम्परेचर के साथ फ्लोटिंग पर क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है वाटर में या लिक्विड में, कुछ डूबा हुआ तैर रहा है, ठीक है, कुछ पार्ट इसका डूबा हुआ है, इतना V इन वॉल्यूम है उसका, है ना, डूबा हुआ तैर रहा है। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर इसका जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो और डूबेगा या ये बाहर निकल आएगा, क्या होगा, ये चीज हम लोग जानने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखो इसमें जो अपथ्रस्ट लग रहा होगा बेटा इस टाइम, वही इनके वेट को बैलेंस कर रहा होगा, है ना। इसका जो वेट होगा mg, उसको कौन बैलेंस कर रहा होगा, अपथ्रस्ट। इसका वेट mg बैलेंस हो रहा होगा अपथ्रस्ट से। तो m मास ऑफ द बॉडी, मास को लिख सकते हैं वॉल्यूम, ठीक, और डेंसिटी ऑफ द बॉडी रो s लिख लेते हैं, मान लेते हैं, ठीक है, और इनटू g इक्वल टू अपथ्रस्ट की वैल्यू v, जो वॉल्यूम जितना डूबा हुआ है v इन, ठीक, उतने लिक्विड डिस्प्लेस हो रहा होगा, रो ऑफ लिक्विड और इनटू g के इक्वल की वैल्यू। ठीक, देखो g से g कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से हम v इन अपॉन v, ठीक, v इन अपॉन v को रो s अपॉन रो l के इक्वल लिख सकते हैं। ठीक है, ये इनसाइड वाला वॉल्यूम और अपॉन टोटल वॉल्यूम, तो ये जो रेशियो है इसको बोलेंगे फ्रैक्शनल इन ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, फ्रैक्शनल इन ऑफ वॉल्यूम। तो ये वैल्यू हमारे पास रो एस अपॉन रो एल के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, जितना फ्रैक्शनल इन है इसका। इतनी बात समझ आई? तो अगर मान लेते हैं कि ये वैल्यू फ्रैक्शनल इन अपॉन वी, ये हमें मान लो 0 डिग्री सेल्सियस पर देगा, तो 0 डिग्री सेल्सियस पर सॉलिड की वैल्यू हो जाएगी, यानी कि रो ऑफ सॉलिड एट 0 डिग्री सेल्सियस, और इधर नीचे रो ऑफ लिक्विड हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक, ये रेशियो बन जाएगा। अब सपोज दैट टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, तो एट T डिग्री सेल्सियस, T डिग्री सेल्सियस पर क्या कंडीशन हो जाएगी, इस फ्रैक्शन को अगर मान लें कि ये K1 के बराबर है, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस, और T डिग्री सेल्सियस पर यही फ्रैक्शन मान लेते हैं K2 के बराबर है, यानी कि V in अपॉन V एट T डिग्री सेल्सियस। तो इस वैल्यू को हम लिख सकते हैं रो ऑफ सॉलिड एट T डिग्री सेल्सियस अपॉन रो ऑफ लिक्विड एट T डिग्री सेल्सियस। ठीक है, दूसरी इक्वेशन बन जाएगी। इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लें और इसको सेकंड इक्वेशन मान लें। ठीक है, तो यहां से K1 और K2 की वैल्यूज हमारे पास आ गई। अगर सपोज दैट इन दोनों को हम डिवाइड करते हैं K1 बाई K2, तो ध्यान से देखो कि ये रो वैल्यू होगी सॉलिड की 0 डिग्री सेल्सियस पर, और ये लिक्विड की वैल्यू होगी, है ना, रो ऑफ लिक्विड 0 डिग्री सेल्सियस पर, और अपॉन K2 कर दिया तो नीचे आएगा रो ऑफ सॉलिड एट T डिग्री सेल्सियस। तो इसको हम लिख सकते हैं रो ऑफ सॉलिड एट 0 डिग्री सेल्सियस, और अपॉन में ये ऊपर आ जाएगी वैल्यू 1 प्लस गामा ऑफ सॉलिड डेल्टा T। ठीक, ये रो ऑफ, इसकी वैल्यू हमने लिखी सॉलिड की। फिर ये रो ऑफ लिक्विड के ऊपर पहुंच जाएगा, तो रो ऑफ लिक्विड बनेगा रो ऑफ लिक्विड एट 0 डिग्री सेल्सियस, और अपॉन में आ जाएगा 1 प्लस गामा ऑफ लिक्विड, ठीक, डेल्टा। ये रेशियो है। अब इसमें देखो, इसको इससे कैंसिल कर सकते हैं, इसी तरीके से इससे इसको कैंसिल कर सकते हैं। तो K1 बाई K2 फ्रैक्शन 1 प्लस गामा एस डेल्टा टी अपॉन 1 प्लस गामा एल डेल्टा टी के ऊपर। ठीक, ऐसे हम दोनों फ्रैक्शन का रेशियो निकाल सकते हैं। इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन है बेटा, उसको हम लोग करते हैं। देखिए, दे रखा है कि ब्लॉक है आयरन का, वो फ्लोट करता है मरकरी में। ठीक है, ये मरकरी दे रखा है, और इसमें एक आयरन का ब्लॉक Fe फ्लोट कर रहा है। V उसका ये है टोटल वॉल्यूम V के बराबर। तो कहते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस पर इसका K1 फ्रैक्शन 0 डिग्री सेल्सियस
K1 ठीक डूबा हुआ तैरता है। तो पूछ रहे हैं 60 डिग्री सेल्सियस पर एट 60 डिग्री सेल्सियस इसका फ्रैक्शन K2 डूबा हुआ रहता है। 0 डिग्री सेल्सियस पर K1 और 60 डिग्री सेल्सियस पर इसका फ्रैक्शन पार्ट K2 डूब जाता है। तो पूछ रहे हैं K1 बाई K2 का रेशियो कितना होगा। K1 बाई K2 का रेशियो निकालना है, ठीक है। और Fe का गामा दिया है गामा Fe और मरकरी का गामा दिया है गामा Hg। इन्हीं के टर्म्स में हमें इनकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो देखो बेटा कैसे निकालेंगे। K1 की जो वैल्यू होगी है ना वो V in अपॉन V ये कितने पर होगा 0 डिग्री सेल्सियस पर इनिशियल टेम्परेचर। तो ये वैल्यू कितनी आती है रो एट 0 है ना, ठीक। रो ऑफ सॉलिड एट 0 डिग्री सेल्सियस और रो ऑफ लिक्विड एट 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक। ये K1 की वैल्यू बनेगी। इसी तरीके से K2 की वैल्यू V in अपॉन V इज इक्वल टू एट T डिग्री सेल्सियस, ठीक। ये रेशियो आता था रो ऑफ सॉलिड एट T डिग्री सेल्सियस अपॉन रो ऑफ लिक्विड एट T डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इन दोनों की फ्रैक्शनल वैल्यू K1 बाई K2 हम निकालते हैं इन दोनों को डिवाइड करके। तो जब डिवाइड करेंगे तो कैंसिल होता था, तो देखो ये रो ऑफ लिक्विड यहाँ ऊपर आता था, तो ऊपर 1 प्लस गामा ऑफ सॉलिड डेल्टा T और नीचे 1 प्लस गामा ऑफ लिक्विड है ना डेल्टा T। ये इक्वेशन बन जाती है। तो देखो 1 प्लस गामा ऑफ सॉलिड मतलब गामा ऑफ Fe हो गया और डेल्टा T 60, तो 60 गामा Fe और नीचे 1 प्लस 60 गामा ऑफ Hg। तो ये रेशियो K1 बाई K2 इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक। ये आंसर आ जाएगा K1 बाई K2 इज इक्वल टू दिस, ठीक बेटा समझ आया। तो ये आज हम लोगों का टेम्परेचर मेजरमेंट और थर्मल एक्सपेंशन ये दोनों चीजें कंप्लीट हो गई, ठीक है। अब आप लोग भी डटे रहिए, खूब रिवीजन करते रहिए और मैं भी आपको यहाँ पर रिवाइज कराता रहूंगा। और जितने भी चैप्टर्स हैं उन सबके की पॉइंट्स और जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं उनको आप रिवाइज करिए। और बिल्कुल 1 महीने का समय बाकी रह गया है, बस खूब जम के मेहनत कर लीजिए। ये मान के चलिए कि हमारा किसी भी कीमत में इस साल सिलेक्शन हो के रहेगा, ठीक। बेस्ट ऑफ लक।